हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में। ये जो शेयर है दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुआ था BSE और NSE के ऊपर, और करंट टाइम में स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लगता जा रहा था और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम के हाई के ऊपर जाके आ गया था 158 के आसपास। तो इस स्टॉक के अंदर ऐसी क्या चीज़ चल रही है, आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल को एनालाइज करने वाले और एनालाइज करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, और अगर ये स्टॉक परफॉर्म करता है तो हमें इस स्टॉक के अंदर कैसी क्या एंट्री बना के रखनी है या फिर नहीं बनानी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक के बारे में। अच्छा, ये जो स्टॉक है दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इसके नाम से करंट टाइम में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। 126 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। इस स्टॉक के अपन अबाउट द कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है कि फाउंडेड इन 2017 के अंदर ये कंपनी फाउंडेड हुई थी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी that primarily manufacture electric vehicle and core components for electric vehicle। यानी कि ये जो कंपनी है, प्राइमरी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, और इसके जो कोर कंपोनेंट होते हैं उस इलेक्ट्रिक उपकरण के, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। अच्छा, वो कोर कंपोनेंट कौन से हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आ जाते हैं बैटरी आ जाती है, मोटर्स आ जाती है, और व्हीकल के जो अलग अलग टाइप के जो फ्रेम होते हैं उनको बनाने का काम भी यही कंपनी करती है। और ये सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर जो हो रहा है, फ्यूचर फैक्ट्री नाम की इनकी एक कंपनी है जो कि करंट टाइम में ओपन हुई है, उसके अंदर सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर हो रही है। इसके कुछ की पॉइंट है, उनकी अगर अपन बात कर लेते तो मार्केट लीडरशिप की अगर बात करें तो कंपनी इज़ एन लार्जेस्ट ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया विथ 31% मार्केट शेयर इन द E2W सेक्टर, सेलिंग 3,29,618 स्कूटर इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 3 लाख स्कूटर इसने ऑलरेडी सेल कर चुकी है ओला के, और करंट टाइम में ये जो है अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है। अगर यहाँ पे इसके प्रोडक्ट की प्रोफाइल की बात करें अपन तो 4 सेगमेंट है इसके प्रोडक्ट के। फर्स्ट वाला है ओला S1 Pro, ओला S1 Air, ओला S1 X प्लस और ओला S1 X। अच्छा, इन चारों की जो रेंज होती है उन रेंज को बता देता हूँ। ओला S1 जो प्रो आता है 195 किलोमीटर की रेंज है इस स्कूटर की, और 120 किलोमीटर प्रति आवर की टॉप स्पीड है इसके अंदर। 7 इंच की टच स्क्रीन आती है इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, ओला S1 प्रो के अंदर। ओला S1 एयर जो होता है वो 151 किलोमीटर चलता है, 6 किलोवाट की मोटर पावर है इसके अंदर, और इसके अंदर भी 7 इंच की जो स्क्रीन है वो आती है। ओला S1 X प्लस जो आती है, इसकी बिल्ड फ्रेंडली मॉडल विथ 151 किलोमीटर रेंज है इसकी। अगर इसके अंदर इसके बाद में डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो आती है 5 इंच की आती है। ओला S1 X जो आती है 190 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसके अंदर 2 किलोवाट, 3 किलोवाट एंड 4 किलोवाट बैटरी ऑप्शन आते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 3 बैटरी लगाने का ऑप्शन आता है, मतलब तीनों एक साथ लगाने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन 3 आप लगा सकते हैं। 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की और 4 किलोवाट की बैटरी आप अलग अलग टाइम में यूज़ कर सकते हैं। विथ 3.5 इंच डिस्प्ले, यानी कि 3.5 इंच की इसके अंदर भी डिस्प्ले आती है। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन जो होती है, जो ओला S1 प्रो होती है उससे 59% की जो रेवेन्यू होती है ओला S1 प्रो से होती है। बाकी के 3 सेगमेंट से उनसे कम रेवेन्यू हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू हुआ है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, वो 60% का रेवेन्यू ओला S1 प्रो के मॉडल से हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी के कुछ और की पॉइंट है, उन की पॉइंट को आप स्क्रीन के ऊपर आके पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन, इसके अलावा एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बैटरी इन्वॉल्वेशन सेंटर, R&D इनिशिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, चार्जिंग स्टेशन, रेवेन्यू ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनर के ऊपर आके पढ़ सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 55,691 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस जो चल रही है 126 के ऊपर चल रही है। इसका जो लो जो था, यानी कि लिस्ट जो हुई थी 76 के ऊपर ये लिस्ट हुई थी, 158 का इसने अपना ऑल टाइम का हाई लगा दिया है।
अगर इस कंपनी के पी रेशो और बुक वैल्यू वगैरह की बात करें तो करंट टाइम में ये कंपनी ने शो नहीं की है। और डिविडेंड यील्ड इसने अभी तक 0 दिया है, क्योंकि अभी लिस्ट हुई है तो डिविडेंड इसका कुछ भी नहीं मिला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है -32 के ऊपर चल रहा है, फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है। इस कंपनी के कुछ प्रॉन्स और कॉन्स की बातें हैं, अच्छी बातें कुछ नहीं, कुछ नेगेटिव बातें, उनको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अगर कॉन्स पॉइंट की बात करूं तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरिंग रेशो और कंपनी माइट बी कैपिटलाइज एट इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है, तो इन पॉइंट को भी आपको ध्यान में रख के चलना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब अपन इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट जो आए थे उन रिज़ल्ट के बारे में। अच्छा, ये रिज़ल्ट अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी तो यार अभी लिस्ट हुए तो उसके रिज़ल्ट कैसे शो होने लग गए। तो पुराने जो रिज़ल्ट थे लिस्ट होने से पहले भी तो इस कंपनी के कुछ रिज़ल्ट आ रहे होंगे ना एनुअल, भले ही वो पब्लिक के सामने पब्लिश नहीं कर रही होगी, लेकिन रिज़ल्ट तो आ रहे थे, तो उन्हीं रिज़ल्ट के बेस पे ये यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जून 2023 के अंदर जो सेल्स हुई थी 1243 करोड़ की सेल्स हुई थी, मार्च 2024 के अंदर 1598 की, और जून 2024 के अंदर 1624 करोड़ की सेल्स हुई है, यानी कि सेल्स के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर कमी आती जा रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए 218 करोड़ की 2023 के अंदर जून 2023 में 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, -312 करोड़ का जो प्रॉफिट था मार्च 2024 के अंदर, यानी कि लॉस बढ़ा है। इसके बाद में ऑपरेटर ने जो लॉस है उसको थोड़ा बहुत सा रिकवर किया और -205 करोड़ का लॉस रह गया है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात की गई है। तो बिफोर टैक्स की अगर बात करें प्रॉफिट की तो -267 था जून 2023 के अंदर, -416 करोड़ यानी कि लॉस बढ़ा है। इसके बाद में 347 करोड़, तो ऑलमोस्ट अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो करंट टाइम में ये जो कंपनी है लॉस के अंदर ही चल रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार इतनी अच्छी सेल्स वगैरह हो रही है इस कंपनी के अंदर, तो लॉस क्यों बता रहे। तो लॉस होने का यही रीज़न है कि ये जो चीज़ें होती है कॉस्टली बहुत पड़ती है। इन कंपनी का इतने दिनों तो खुद का कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था, ऑलमोस्ट जो चीज़ें ये मंगाते थे बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से इस कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया इन्होंने अपनी एक सुपर फैक्ट्री लगाई है, उस फैक्ट्री की वजह से सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इनकी जो कॉस्ट है वो कम होने वाली है और शायद इन फ्यूचर के अंदर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो उससे पहले इस कंपनी के कुछ और फंडामेंटल है उनको आप देख लीजिए। मार्च 2021 के अंदर इसकी सेल्स 1 करोड़ की थी, 2022 के अंदर 373, मार्च 2023 के अंदर 2631 करोड़ की सेल्स हुई है, और मार्च 2024 के अंदर जो सेल्स है 5000 करोड़ के ऊपर इसकी सेल्स पहुंच गई है, यानी कि सेल्स के अंदर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी करंट टाइम में लॉस के अंदर चल रही है। अब अपन इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है कि करंट एसेट और लायबिलिटी को देखना रहता है, लेकिन ये जो कंपनी है दूसरे सेगमेंट के अंदर है तो इसकी करंट के एसेट और लायबिलिटी नहीं दिखती, इसके बोरोइंग वगैरह दिखते हैं। तो बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो 5684 का बोरोइंग इसके चल रहा है, और इसकी जो अदर एसेट दिख रहे 4000, तो एसेट जो है बोरोइंग के कंपेरिजन में कम है। तो अब अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है इसके अंदर 36% की मात्र प्रमोटर की होल्डिंग है। इसके बाद में FII की होल्डिंग 7% की है, DII की होल्डिंग जो है 6% की है, और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है 42% की वो पब्लिक की होल्डिंग है, 6% की होल्डिंग अदर ने कर रखी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 36% की और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 42% की है। तो पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, जबकि प्रमोटर के इसके अंदर होल्डिंग कम है। तो ये तो बात कर ली अपन इसके फंडामेंटल की। तो फंडामेंटली करंट टाइम में मुझे ये कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और लॉन्ग टाइम के लिए मैं अभी करंट टाइम में इसको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाएगी तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट टाइम में मत कीजिए। हाइप की वजह से ये स्टॉक कुछ दिन और ऊपर जा सकता है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब तक प्रॉफिट में नहीं आती मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए इसके चार्ट को देख लेते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कैसी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है उसको समझ लेते हैं। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये जो है कंपनी, जब इस कंपनी का शेयर आया था
तब इसने लो जो लगाया था 95 के आसपास में लगाया था। तो ये जो 95 का लेवल है ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और इसने जो ऊपर की तरफ हाई लगाया था वो हाई इसने 156 के आसपास में अपना ऑल टाइम का हाई लगाया था। तो ये भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन इसके एक बार सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ करूं तो कुछ 157 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं पे अगर सपोर्ट को मैं ड्रॉ करूं तो सपोर्ट जो है वो आपको 94.88 के आसपास में सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये कंपनी को शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि 15 मिनट के ऊपर अपन एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के ऊपर ये कंपनी कैसा क्या परफॉर्म कर रही है, तो आपको पता ही होगा कुछ दिनों से इस कंपनी के अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहा था और उसकी वजह से स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा था। तो लोगों के अंदर एक हाइप बन गई थी कि ये स्टॉक अब बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन अब फिर से स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आ गया है और अब जो ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो उसको एक बार अपन चार्ट के ऊपर देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको जो करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर आपको एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट अगर आपको नीचे की तरफ और देखने को जो मिलेगा सपोर्ट वो फिर आपको ये जो है 104 105 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिलेगा। तो करंट टाइम में इसका चार्ट भी अनस्टेबल है, उसको देख के भी अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इसके करेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चार्ट को भी आए हुए। चार्ट भी करंट टाइम में थोड़ा बहुत से ही मूवमेंट हुई है इसके अंदर। तो अपन डेली टाइम फ्रेम के आधार पे इसके अंदर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये स्टॉक किस तरीके से ये होगा परफॉर्म करेगा। तो मेरी राय यही है करंट टाइम में कि आप इस स्टॉक से करंट टाइम में इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो जब इसकी प्राइस इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए या फिर थोड़ा बहुत सा स्टेबिलिटी आपको लगने लग जाए उस टाइम में आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट टाइम में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। हो सकता है ये स्टॉक कुछ दिनों के अंदर अपर सर्किट फिर से लगे और बहुत ऊपर भी चले जाए और आपको ऐसा लगे कि ये मेरे हाथ से मिस हो गया है। तो ऐसा मत सोचिए, जो मौके होते हैं मौके बार बार आएंगे आपके पास में। लेकिन अगर आप ये सोच के अगर इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे कि यार मौका हाथ से नहीं निकल जाए और अगर ये स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया तो आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो मेरी राय अभी यही रहेगी कि आप इसके अंदर एक बार प्रॉफिटेबिलिटी आने दीजिए। प्रॉफिटेबल अगर ये हो जाए तो उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।